चलिए जी स्टार्ट करें। आ जाओ। और कोई आ रहा है? चलिए भाई, बात नहीं पीछे ना। लास्ट क्लास के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीड के बारे में बात किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीड के अंदर जो है सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई सीड प्रोडक्शन रेट। ठीक है, आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा जो सीड प्रोडक्शन है पर प्लांट वो कौन से वीड में होता है? एमरंथस। कितने सीड जो है वो एमरंथस में प्रोड्यूस होने की कैपेसिटी होती है? 1,96,000। उसके बाद पोर्चुला का, फिर सोलेनम, नाइग्रम। कस्कुटा के अंदर कितने हैं? 16,000। ठीक है, इसके बाद में हमने बात किया था 2-3 पॉइंट्स के बारे में, जैसे सेल्फ रिजनरेशन हो गया, हार्डीनेस हो गया, परसिस्टेंस के बारे में। ठीक, पीजी के सिलेबस के अंदर अगला जो टॉपिक आता है आपका वो है वीड बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। वीड बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। वीड बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। गुड इवनिंग डियर। चलिए, वीड बायोलॉजी और इकोलॉजी की अगर हम बात करें, सब ठीक? चलिए, वीड बायोलॉजी और इकोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट वर्ड है वीड, सेकंड है बायोलॉजी और थर्ड है इकोलॉजी। वीड आप सभी जानते हैं, वीड टर्म जो है किसने दी थी? जेथरो टुल ने 1731 के अंदर। इसके बाद में एक टर्म आता है जिसका नाम है बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं तो बायोलॉजी जो है ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लोगोस का मींस क्या होता है? टू स्टडी। यानी साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी का मतलब ये है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो चाहे रेस्पिरेशन के बारे में, चाहे हमारा एक्सक्रीटिव सिस्टम हो, चाहे हमारे ब्लड सर्कुलेशन हो, सारे सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी करते हैं उसको तुम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। इसी तरीके से एक होता है वीड बायोलॉजी। वीड बायोलॉजी क्या होता है कि ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम वीड का जर्मिनेशन रेट क्या है, ठीक है, उसके बाद में इसका सीड प्रोडक्शन रेट क्या है, इसकी ग्रोथ रेट क्या है, इसकी रिप्रोडक्शन रेट कितनी है, उन सब चीजों का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वीड बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो वीड बायोलॉजी के अंदर आपको 3 पॉइंट्स याद रखना है। स्टडी ऑफ germination rate, growth rate, reproduction rate, and growth habit and death rate। इसको हम क्या बोलते हैं? वीड बायोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद सेकंड टर्म आता है वीड इकोलॉजी। सेकंड टर्म है आपका वीड इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा कि इकोलॉजी भी जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ओइकोस एंड लोगोस से लिया गया है। ओइकोस मींस हाउस होल्ड, नोमोस मींस टू बी मैनेज। ठीक है, यानी फिर हम बोल सकते हैं कि इकोलॉजी जो है ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसका हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। अगर आपसे एक वर्ड पूछा जाए इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी और उसके साथ जो भी बायोटिक है, बायोटिक फैक्टर है, उनका स्टडी जिसके अंदर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम कहा जाता है। जबकि इकोलॉजी के अंदर क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। यहां पर वर्ड क्या आया है? वीड इकोलॉजी। तो हमें क्या करना है? स्टडी ऑफ वीड इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? वीड इकोलॉजी कहा जाता है। अब इकोलॉजी के अंदर दो टर्म है, जिस तरीके से आपने एंटोमोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, ओटेकोलॉजी और एक होता है साइनिकोलॉजी। ठीक है, एक है ओटेकोलॉजी और एक है साइनिकोलॉजी। आपने दो टर्म सुना होगा, एक होता है स्पीसीज और एक होता है कम्युनिटी। एक है आपका स्पीसीज, एक है आपका इंडिविजुअल पॉपुलेशन, एक है आपका कम्युनिटी। तीनों में क्या डिफरेंस है?
इंडिविजुअल, स्पीसीज और कम्युनिटी। हाँ सर। इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, स्पीसीज और कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 3 वर्ड हैं। फर्स्ट आप स्पीसीज पे ध्यान देना है। स्पीसीज का मतलब क्या होता है? हाँ जी। स्पीसीज की बात करते हैं तो स्पीसीज क्या होता है? इंडिविजुअल। जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा होमोसेपियंस, सेपियंस। ठीक है, ये किसका नाम है? मॉडर्न मैन का नाम है। ठीक है, होमो जो है क्या डिनोट करता है? जीनस को। ठीक है, पीछे वाला जो वर्ड है वो डिनोट करता है आपके स्पीसीज को। स्पीसीज का मतलब ये हो गया कि कई सारे ह्यूमन बींग्स मिलकर क्या बनाते हैं? स्पीसीज बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने क्लास में 2 बच्चों की बात करें तो ये क्या हो गया? इंडिविजुअल्स हो गया। ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे? एक स्पीसीज को बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमारी ह्यूमन बींग की क्या हो गई? एक स्पीसीज हो गई। अब मान लीजिए ह्यूमन के साथ अगर हम किसी, जैसे मान लीजिए एलिफेंट है, तो एलिफेंट की स्पीसीज अलग होगी। ठीक है, एलिफेंट और ह्यूमन बीइंग इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं? कम्युनिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कम्युनिटी। यानी पर्टिकुलर स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो तो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? इंडिविजुअल पॉपुलेशन। इंडिविजुअल पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाती है? स्पीसीज। और कई सारी स्पीसीज मिलकर क्या बनाती है? कम्युनिटी बनाती है। इकोलॉजी के अंदर हमने क्या देखा था कि इकोलॉजी के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन का स्टडी करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर 2 चीजें हमने देखी, एक ओटियोकोलॉजी हो गया और एक साइनिको इकोलॉजी हो गया। यानी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के जो भी इंडिविजुअल्स हैं, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनका स्टडी हम करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओटिकोलॉजी। और मान लीजिए 2 डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइनिकोलॉजी। ये 2 चीजें याद रखना है। ओटियोकोलॉजी मतलब पर्टिकुलर स्पीसीज, साइनिकोलॉजी मतलब 2 डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ओटियोकोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है? ओनली इंडिविजुअल्स ऑफ ओनली वन स्पीसीज। और यहां पर भाई बात नहीं आ रही ना, स्टडी ऑफ मोर देन 2 स्पीसीज, इसको हम क्या बोलते हैं? साइनिकोलॉजी कहा जाता है। ये चीजें क्लियर है? वीड बायोलॉजी, वीड इकोलॉजी, ओटियोकोलॉजी और साइनिकोलॉजी। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म आती है जिसका नाम है डेंड्रोग्राफी। डेंड्रोग्राफी या इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी, डेंड्रोग्राफी या पॉपुलेशन इकोलॉजी। इस टर्म को जानने से पहले आपको एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है डेंड्रो क्लाइमेटोलॉजी। डेंड्रो क्लाइमेटोलॉजी आपने कभी सुना है क्या इसके बारे में? ये क्वेश्चन पीजी 2019 का क्वेश्चन है। डेंड्रो क्लाइमेटोलॉजी। जनरली फॉरेस्ट्री के अंदर क्या होता है कि जो भी फॉरेस्ट प्लांट होते हैं उन फॉरेस्ट प्लांट के अंदर जो रिंग फॉर्मेशन होता है, यानी जो उनकी बार्क होती है, जो छाल होती है, उसके अंदर रिंग फॉर्मेशन स्टेजेस पाई जाती है, तो उसके बेसिस पे उनकी ट्री एज जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो डेंड्रो क्लाइमेटोलॉजी क्या है? क्लाइमेटोलॉजी यानी कहीं ना कहीं किसको इंडिकेट करेगा? टाइम को इंडिकेट कर रहा है, क्लाइमेट का उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है आपका? क्लाइमेटोलॉजी। आगे वर्ड लग रहा है डेंड्रो क्लाइमेटोलॉजी। एक है डेंड्रोग्राफी और एक है डेंड्रो क्लाइमेटोलॉजी। डेंड्रो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर किसका स्टडी किया जाता है? स्टडी ऑफ ट्री एज। किसका? स्टडी ऑफ ट्री एज का स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्लाइम। किसके बेस्ड ऑन रिंग ग्रोथ पैटर्न। किसके बेसिस पे? रिंग ग्रोथ
पैटर्न। जिस तरीके से आपने एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ा होगा कि 3 साल या 2 साल के बाद जो है एनिमल्स के अंदर एक रिंग का फॉर्मेशन होता है उनके हॉर्न्स पे, इसी तरीके से प्लांट की जो एज है उसको कैलकुलेट करने के लिए जिस ब्रांच की हम बात करते हैं उसका नाम क्या है, डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। और ये पीजी 2019 का आपका प्रश्न था, ठीक है। इसके बाद एक आता है डेंड्रोग्राफी या पॉपुलेशन इकोलॉजी कहा जाता है। कहीं ना कहीं डेंड्रोग्राफी जो है आपके बायोलॉजी का एक पार्ट है। इसके अंदर 3 टर्म आपको याद रखना है। किसी भी पर्टिकुलर वीड की, किसी भी इंडिविजुअल वीड का, इंडिविजुअल वीड की 3 चीजें, जर्मिनेशन रेट, ग्रोथ रेट, रिप्रोडक्शन रेट और लास्ट आप याद रखना है डेथ रेट। यानी जहां पर भी आपको क्या वर्ड दिखाई देगा, रेट वर्ड दिखाई देगा, वो क्या होगा आपका डेंड्रोग्राफी या फिर क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन इकोलॉजी। बायोलॉजी की डेफिनेशन और डेंड्रोग्राफी की डेफिनेशन में आपको कहीं ना कहीं सिमिलरिटी दिखाई दे रही होगी, लेकिन वीड बायोलॉजी के अंदर उस पर्टिकुलर वीड की, चाहे वो ग्रोथ हैबिट हो, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज के साथ या वाटर के साथ उसका रिलेशन हो, सारी चीजों का जो स्टडी किया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, वीड बायोलॉजी। लेकिन एक टर्म आता है आपका डेंड्रोग्राफी या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसके अंदर केवल आपको रेट यानी जर्मिनेशन रेट, जर्मिनेशन होने के बाद ग्रोथ करेगा, ग्रोथ रेट, फिर ग्रोथ होने के बाद रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन रेट, और लास्ट में क्या जाएगा आपका डेथ रेट। ये चीज क्लियर है। इसके बाद 3 टर्म आता है। एक आता है आपका स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब क्या होता है, या स्पीसीज ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज कहा जाता है। फिर एक वर्ड आता है आपका कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी कहा जाता है। एक वर्ड आपने सुना होगा नीचे वर्ड जो है वो इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीसीज की क्या लोकेशन है या क्या पोजीशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, नीचे कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 10 कम्युनिटी, यहाँ पर एक कम्युनिटी है जिसके अंदर लगभग जो है 20 स्पीसीज है। कितनी स्पीसीज है, 20 स्पीसीज है। ए से लेकर जो भी आप कहो, इसके अंदर हमें बी की यदि हम पोजीशन की बात करें, यानी बी का जो है क्या पोजीशन है, ठीक है, क्या लोकेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा नीचे कहा जाता है। तो याद रखना है, इट इंडिकेट पोजीशन और लोकेशन, मेनली पोजीशन ही आपको याद रखना है, पोजीशन ऑफ अ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, नीचे कहा जाता है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद आती है कि ग्रोथ रेट को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। फिजियोलॉजी अगर आपको पढ़ाया गया होगा तो उसमें ग्रोथ रेट के बारे में जिक्र किया होगा कि ग्रोथ रेट जो है, या सबसे पहले हम बात करें ग्रोथ, और एक होता है आपका डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, ग्रोथ क्या होती है, फिजिकली होती है। चलिए मैं 2 चीजें आपके सामने लिख रहा हूं। कोई प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट के अंदर जब हमने सीड की सोविंग की थी तो इसके अंदर केवल 2 सेल थी। कितनी सेल्स थी, 2। जब इसकी ग्रोथ हुई या सीडलिंग बनी तब इसके अंदर 4 सेल थी। फिर आगे गया तो मान लीजिए बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन स्टेज पर जो है इसके अंदर 10 सेल्स थी, ठीक है। तो यहां पर क्या इंक्रीज हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, किसका, सेल्स का, ठीक है। यहां पर कौन सी स्टेज थी, हमने कहा ये कौन सी स्टेज है, जर्मिनेशन स्टेज मान लीजिए। ये कौन सी आ गई, सीडलिंग के बाद ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन स्टेज। क्लियर है। एक सिंपल वर्ड आपको याद रखना है, कभी भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ग्रोथ, तो ग्रोथ के अंदर एक वर्ड यार, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ के अंदर एक वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है जो है क्या है आपका, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए 10 सेल बन गया तो वापस जो है वो 5 सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये चीज क्लियर है। इसी के अंदर 1-2 टर्म और आपको याद रखना है। ग्रोथ के अंदर 2 टर्म आती है। एक होता है आपका हाइपरट्रॉफी
और एक होता है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया, दोनों में क्या डिफरेंस है? हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसी। देखो ट्रॉफी, आपने कभी भी देखा होगा कि गांव में जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो ट्रॉफी लेके आई जाती है, ठीक है। अब ट्रॉफी जो कैप्टन या मान लीजिए जो टीम विजेता होती है उसके लिए बड़ी ट्रॉफी दी जाती है, जो उप विजेता होती है उसको छोटी, और जो कैप्टन होता है उसको मैन ऑफ द सीरीज या जो भी दिया जाता है। मतलब ट्रॉफी की जो है वो साइज अलग अलग हो सकती है, ये चीज क्लियर है। अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग के अंदर आपने सुना होगा फसलियां। फसलियां हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फसलियां बोलते हैं। और फसलियां जो है नंबर्स में होती है, किस में होती है? नंबर्स में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो टर्म है, एक हाइपरट्रोफी है और एक आपका क्या है? हाइपरप्लेसिया है। ट्रॉफी की जब भी बात है तो किसके बेसिस पे बात की हमने? साइज के बेसिस, यानी किसको इंडिकेट करता है? सेल साइज को। जबकि हाइपरप्लेसिया जो है किसको बताता है? नंबर ऑफ सेल्स को। यहां तक क्लियर है? इसके बाद में दो टर्म और आता है जो आपको यहां पर याद रखना है, जो बेसिक है। एक होता है आपका इंटर, एक होता है इंट्रा। इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस है? जैसे इंटर सेल लिख लेते हैं हम, इंटर सेल, और एक लिख देते हैं इंट्रा सेल। दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंट सेल्स के बीच में क्या बोलेंगे? इंटर बोलेंगे या इंट्रा? डिफरेंट सेल्स के बीच में क्या बोलेंगे? इंटर। और विद इन सेल के लिए इंट्रा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। इंटर सेल जो है डिफरेंट सेल्स के लिए, और इंट्रा किसके लिए बोलेंगे? विद इन सेल, ठीक है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद में ग्रोथ की बात हो गई, उसके बाद एक वर्ड आता है डेवलपमेंट। क्या आता है? डेवलपमेंट। अगर हम कहें कि जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन एक स्टेज है। ग्रोथ क्या है? स्टेज है, ठीक है। उसके बाद में सीडलिंग क्या है? एक स्टेज है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक स्टेज है। यही बोलते हैं हम। यानी डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट के अंदर एक वर्ड आपको याद रखना है, इट इज द फेजिक चेंजेस। इट इज द फेजिक चेंजेस, फेजिक चेंजेस। और फेज जो है वो इंडिकेट करता है ड्यूरेशन को। किसको इंडिकेट करता है? ड्यूरेशन को। कैसे? जैसे मान लीजिए जर्मिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। जर्मिनेशन के बाद में कौन सा आता है? सीडलिंग। सीडलिंग के बाद में कौन सा आता है? रैपिड ग्रोथ या वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज। वेजिटेटिव के क्या बाद आता है? रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव के बाद क्या आता है? मैच्योरिटी। अगर हम बात करें दो, तो ग्रोथ हमने क्या बोल दिया? स्टेज। सीडलिंग क्या बोल दिया? स्टेज। इस जर्मिनेशन स्टेज और सीडलिंग स्टेज के बीच में क्या आया? एक गैप आया है। गैप मींस ड्यूरेशन आया है। ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। तो जर्मिनेशन स्टेज जो है ये एक डेवलपमेंट स्टेज है। क्या है? डेवलपमेंट का एक पार्ट है। जबकि इस पर्टिकुलर स्टेज पर कितनी नंबर ऑफ सेल्स थी, क्या सेल की साइज थी, वो क्या है? आपका ग्रोथ है। ये चीज क्लियर रहेगा? तो जब भी डेवलपमेंट होगा यहां पर एक वर्ड होगा, इट इज द फेजिक चेंजेस। ये क्या है? आपका फेजिक चेंजेस है, ठीक है। और फेज का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अगला वर्ड आता है आपका ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व। जनरली जो ग्रोथ कर्व पाया जाता है क्रॉप प्लांट के अंदर, वीड के अंदर, वो किस शेप का होता है? एस शेप का होता है। किस शेप का होता है? एस शेप का। और इसको कहा जाता है नॉन एज सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। क्या कहा जाता है? सिग्मोइड ग्रोथ कर्व कहा जाता है, ठीक है। क्रॉप प्लांट की बात हो या वीड की बात हो, इन सब के अंदर कौन सा कर्व पाया जाता है? सिग्मोइड कर्व। तो एक स्टार डाल के पहले तो हम लिख लेते हैं इसकी स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स के अंदर फर्स्ट स्टेप जो होती है इसकी कौन सी होगी? इनिशियल को हम क्या बोलते हैं? लेग फेज। क्या बोलते हैं? लेग फेज। सेकंड को हम क्या बोलते हैं? लॉग फेज बोलते हैं। फिर उसके बाद में लेग, लॉग, फिर क्या आता है? कौन सा आता है? सेनेस्केंस। सॉरी डिक्रीजिंग ग्रोथ, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद में लास्ट आता है आपका सेनेस्केंस। क्या आता है आपका? सेनेस्केंस। सेनेस्केंस को हम बोलते हैं जीन। सबसे रैपिड ग्रोथ जो है किसमें होती है? रैपिड ग्रोथ किसके अंदर होती है? लोग के अंदर। इनिशियली जो है
ग्रोथ रेट जो है वो किसके अंदर स्टार्ट होता है? आपके लेग के अंदर। लेकिन सबसे रैपिड किसमें होती है? लोग के अंदर। सबसे खत्म जो है, सबसे डिक्रीजिंग रेट जो है वो किसमें होती है? सेनेसेंस के अंदर, यानी जिसको हम बोलते हैं जीनटा। ये 5 जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा 2 पॉइंट और आपको मेंशन करना है कि चाहे क्रॉप प्लांट की बात हो, क्रॉप प्लांट हो, चाहे वीड की बात हो, इन सब के अंदर जो है कौन सा ग्रोथ कर्व पाया जाता है? ए शेप ग्रोथ कर्व पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एस शेप ग्रोथ कर्व इनके अंदर पाया जाता है। क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर है क्या? एक बार इनको देख लेते हैं फिर लिखते हैं। वीड बायोलॉजी और इकोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर आपको ज्यादा डेफिनेशन का ध्यान रखना नहीं है। इकोलॉजी आप जानते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। यहाँ वर्ड लग गया आपका वीड, यानी वीड का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलेंगे? वीड इकोलॉजी। 2 टर्म है, ऑटेकोलॉजी और साइनिकोलॉजी। ऑटेकोलॉजी मतलब केवल एक स्पीसीज का, साइनिकोलॉजी मतलब 2 स्पीसीज का। पीछे क्या लग रहा है? कोलॉजी यानी इकोलॉजी। देखो ECOLOGY लगा हुआ है, यानी उसका एनवायरनमेंट के साथ, 2 डिफरेंट स्पीसीज का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलेंगे? साइनिकोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहां पर याद रखने की केवल यही है कि ऑटेकोलॉजी क्या होता है और साइनिकोलॉजी क्या होता है। इसके बाद सेकंड आ गया आपका डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। PG 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है आपसे वापस पूछ लिया जाए। स्टडी ऑफ ट्री एज। किसका स्टडी हम करते हैं? ट्री एज का। किसके बेस पे करते हैं? बेस्ड ऑन रिंग ग्रोथ पैटर्न। डेंड्रोग्राफी और पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल वीड स्पीसीज का, किसी भी इंडिविजुअल वीड स्पीसीज का जर्मिनेशन रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, रिप्रोडक्शन रेट क्या है, या डेथ रेट क्या है, यानी क्या वर्ड लगा हो, रेट लगा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन इकोलॉजी या फिर डेंड्रोग्राफी कहा जाता है। ठीक है। फिर आता है आपका स्पीसीज। किसी भी एक ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका लर्निंग हैबिट, जिनका ग्रोथ हैबिट एक जैसा हो, जिनका नरिशमेंट एक जैसा हो, ये सारी चीजें जो एक होगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज कहा जाता है। कम्युनिटी का मतलब क्या है? डिफरेंट स्पीसीज मिलकर क्या बनाती है? कम्युनिटी बनाती है। नीचे का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीसीज का क्या पोजीशन है उसको हम क्या बोलते हैं? नीचे कहा जाता है। ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल है, इंक्रीज है किसमें? साइज में और नंबर ऑफ, चाहे वो सेल हो सकती है, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ के अंदर 2 टर्म आता है, एक हाइपरट्रोफी आता है और एक हाइपरप्लेसिया आता है। ठीक है। इंटर और इंटर आप सभी जानते हैं। एक बार आप इनको शॉर्ट में लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी लिखना। वीड बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। हाँ, डेंड्रो का मतलब, वैसे तो डेंड्रो जो वर्ड यूज किया गया है वो ट्री के लिए यूज किया गया है, ट्री एज के लिए यूज किया गया है। ट्री की जो ग्रोथ पैटर्न है उसके लिए यूज किया गया है कि इनका ग्रोथ पैटर्न क्या रहा था। मतलब कहने का मतलब ये है, डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी के अंदर हमने कहा कि कोई ट्री प्लांट है। ठीक है। अब जब जीवाश्म की हम बात करते हैं, जैसे कि आपने आर्कियोलॉजिकल के बारे में बात सुना होगा, उसके अंदर क्या होता है कि कोई प्लांट है जो कि भूमि के अंदर दबे हुए थे, उनकी जब खुदाई की जाती है तो देखा जाता है कि प्लांट कितना पुराना है। ठीक है। तो उसके ग्रोथ पैटर्न के बेसिस पे जो है, उसके बार्क के ग्रोथ पैटर्न के बेसिस पे ये पता लगाया जाता है कि ये किस समय का था। ठीक है। साइंटिस्ट ने अलग अलग इनके जो है स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं। जिस तरीके से हम, आपने नाम सुना होगा मुनसेल कलर चार्ट का, यानी पर्टिकुलर सोइल का जो है कलर के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है उसके अंदर कितना प्यूरिटी है, कितना लाइटनेस है, कितना डार्कनेस है, कितना जो भी है। ठीक है। तो आपको 2 टर्म याद रखना है, ऑटेकोलॉजी और साइनिकोलॉजी। ऑटेकोलॉजी और साइनिकोलॉजी। इस बार आपका संडे टेस्ट है, 15 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के हैं। पूरा सिलेबस जो है आपका उसमें आएगा, हर पार्ट से जो है एक नई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ना, तो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना। लिख लिया? डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। जर्मिनेशन रेट, ग्रोथ रेट, रिप्रोडक्शन रेट और डेथ रेट। ठीक है। पीजी के अंदर और डबल का जो सिलेबस है उसमें कुछ चीजें अलग है। पीजी के अंदर कुछ पोर्शन दिया हुआ नहीं है। पीजी के अंदर जो मेंशन है
वो केवल आपका वीड इकोलॉजी, बायोलॉजी, वीड क्रॉप वीड कंप्रेशन लिखा हुआ है, एलिलोपैथी भी मेंशन नहीं है, और इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के बारे में मेंशन किया गया है। हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन है, सेलेक्टिविटी है, और उसके बाद थोड़ा और क्लासिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन डबल के अंदर थोड़ा सा इसको विस्तृत दिया हुआ है, तो थोड़ा अपन डबल को कवर करते हुए जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा एलिलोपैथी और क्रॉप वीड कंप्रेशन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। एक मिनट के लिए ब्रेक, अभी करते हैं 1 मिनट के लिए ब्रेक, पहले इसको लिख लीजिए आप। डेंड्रोग्राफी और पॉपुलेशन इकोलॉजी, इंडिविजुअल वीड स्पीसीज का जर्मिनेशन रेट, ग्रोथ रेट, रिप्रोडक्शन रेट और डेथ रेट का जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोग्राफी या पॉपुलेशन इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। डेंड्रोलॉजी शायद हेयर की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसको डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। हेयर्स का स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम डेंड्रोलॉजी बोलते हैं ना। डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी क्वेश्चन जो है पीजी 2019 के अंदर पूछा गया है। स्टडी ऑफ ट्रीज बेस्ड ऑन द रिंग ग्रोथ पैटर्न, लिख लिया? चलो एक बार पीछे कर देते हैं, लिखिए फटाफट। लिख लिया? लिख लीजिए इसको। ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल, कम्युनिटी जो है ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, नीचे जो है इट इंडिकेट पोजीशन ऑफ अ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी। ग्रोथ जो है इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया, इंटरसेल और इंट्रासेल, ठीक है। स्पीसीज ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल, कम्युनिटी जो है ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, नीचे इंडिकेट पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी। ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल इंक्रीज है, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, ये दोनों चीजें याद रखना है, इंटर और इंट्रा। वन एटीपी बराबर कितना किलो कैलोरी होता है? 12 किलो कैलोरी, ठीक है। और एक नाइट्रोजन का जो है, एक N2 को जो है अमोनिया में कन्वर्ट होने के लिए जो है कितने एटीपी की रिक्वायर्ड होती है? 16। कितना? 16। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। 1 एटीपी बराबर 12 किलो कैलोरी, और एक N2 को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होने के लिए जो है, ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर एक मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट होने के लिए 16 एटीपी की रिक्वायर्ड होती है। सर रॉयल इंस्टीट्यूट बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए सेमेस्टर वाइज बिल्कुल इस पे भी बात करेंगे, सर को सजेशन देंगे ना। डीएसएसबी में कंपटीशन कितना होगा? कंपटीशन होगा यार, सबको रोजगार की आवश्यकता है, कंपटीशन तो होगा ना। थोड़ा जल्दी लिखो है ना। हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, इंटरसेल, इंट्रासेल। लिखा? लिखो लिखो जल्दी लिखो। क्या विष्णु क्या बातें कर रहा है? लिखा? थोड़ा जल्दी लिखो। इंटरसेल, इंट्रासेल।
इसरो में न्यू पोस्ट आई है सॉइल साइंस वालों के लिए, 6 साइंटिस्ट की पोस्ट है। जो एमएससी कंप्लीट हो चुका है वो उसके अंदर पढ़ सकता है, ठीक है। उसमें 50% जो है वो इंटरव्यू बेसिस पर सिलेक्ट किया जाएगा। चलिए लिख लिया। डेवलपमेंट, इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन आप कर लेना, डिक्रीजिंग रेट को ही जो है हम बोलते हैं ये बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। मैच्योरिटी को जो है हम प्लेट्यू भी बोलते हैं, प्लेट्यू। कौन सा? हाँ, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। मैच्योरिटी को हम बोलते हैं प्लेट्यू, जिस पर जीरो ग्रोथ रेट पाई जाती है, ठीक है। एक और बार इसको हम समझ लेते हैं, जीरो ग्रोथ रेट। लेग लोग डिक्रीजिंग ग्रोथ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। मैच्योरिटी को प्लेट्यू भी कहा जाता है, जिस पर जीरो ग्रोथ रेट होती है, और एक है आपका लास्ट सेनेसेंस, जिस पर जो है आपकी सेल्स जो है वो डाई हो जाती है, ठीक है। यंग हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? यंग हार्मोन या रिचमंड लैंग इफेक्ट जो है वो किस हार्मोन की वजह से होता है? रिचमंड लैंग इफेक्ट, रिचमंड लेग इफेक्ट, रिचमंड लेग इफेक्ट। देखो, रिचमंड लेग इफेक्ट जो है एक हार्मोन है जिसका नाम आपने सुना होगा साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन, जिसको हम यंग हार्मोन भी बोलते हैं। साइटोकाइनिन जो है मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर साइटोकाइनिन अगर ज्यादा है तो उसके अंदर सेल का डिवीजन होता रहेगा। मान लीजिए जब उसकी मैच्योरिटी स्टेज भी आ जाएगी और फिर भी अगर हम उसको साइटोकाइनिन से ट्रीट करते हैं तो उसके अंदर वापस क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। मींस आपका सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, यानी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। ग्रोथ स्टार्ट हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेग फेज बोलेंगे। इस वजह से साइंटिस्ट जो होता है उसका नाम रिचमंड था, और इनिशियली ग्रोथ जो स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेग बोलते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है रिचमंड लेग इफेक्ट कहा जाता है। तो रिचमंड लेग इफेक्ट किस हार्मोन से रिलेटेड है? तो साइटोकाइनिन से, जिसको हम यंग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम यंग हार्मोन भी बोलते हैं। एक बार और समझ लेते हैं, ग्रोथ कर्व जो है वो ए शेप का होता है, नोन एज सिग्मोइड ग्रोथ कर्व के नाम से इसे जाना जाता है। 5 इसके पार्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट है आपका लेग फेज। लेग फेज यानी यहां पर क्या होगा? इनिशियली ग्रोथ स्टार्ट होगी। क्या होगी? ग्रोथ जो है यहाँ पर स्टार्ट होगी, लेकिन सबसे जो रैपिड ग्रोथ है वो कौन से में होगा? आपका लॉग फेज के अंदर। तो रैपिड ग्रोथ किस में होता है? लॉग फेज में। अब डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट का मतलब ग्रोथ हो रही है लेकिन किस रेट से हो रही है? डिक्रीजिंग रेट से हो रही है। अब आपने सुना होगा कि एक लॉ है इकोनॉमिक्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या बोलता है कि एक पीक लेवल पर जो है जाकर वापस क्या होता है? आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हो जाता है? कम होता जाता है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट। मैच्योरिटी के अंदर क्या होता है? प्लेट्यू जो है मैच्योरिटी को कहा जाता है, इसके अंदर ग्रोथ रेट क्या होती है? जीरो होती है। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है? कि जहां पर सेल जो है वो डाई होना स्टार्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेनेसेंस, या इसे हिंदी में कहा जाता है जीर्णता। क्या कहा जाता है? जीर्णता। यहां तक लिखा आप लोगों ने? चलिए, इसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम एलिलोपैथी है, और एलिलोपैथी से जो है हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार थोड़ी हम चर्चा एलिलोपैथी पर कर लेते हैं। एलिलोपैथी, एलिलोपैथी की अगर हम बात करते हैं तो एलिलोपैथी जो है एक ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से लिया गया। किस लैंग्वेज का वर्ड है ये? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक के 2 वर्ड्स हैं, एक है एलोस और एक है आपका पैथोस। जिस तरीके से आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, पैथोस का मतलब क्या होता है? सफरिंग फ्रॉम। क्या होता है इसका मतलब? मीन जो है सफरिंग फ्रॉम। क्या होता है? सफरिंग फ्रॉम। और एलोस का मतलब आपने 2 वर्ड सुने होंगे, एक ओटो होता है और एक एलो होता है। क्या होता है? ओटो होता है और एक एलो होता है। ओटो वर्ड यूज किया जाता है किसी इंडिविजुअल के लिए, जबकि एलो वर्ड यूज किया जाता है 2 इंडिविजुअल्स के लिए।
ये चीज क्लियर है। अगर हम यहाँ एलोज की बात करते हैं तो एलोज का मतलब क्या होता है, हो जाता है ईच अदर। क्या हो जाता है, ईच अदर। जिस तरीके से आपने एक्सटेंशन पढ़ा होगा उसके अंदर एक वर्ड आता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन यानी वन फॉर ईच और ईच फॉर वन। तो इसी तरीके से एक वर्ड है एलोज। एलोज का मतलब क्या होता है, ईच अदर। क्या होता है, ईच अदर। पैथोज का मतलब क्या होता है, सफरिंग फ्रॉम। बात आती है टर्म एलिलोपैथी किसने दिया था, तो टर्म जो है गिवन बाय हैंस मोलिस्क। किसने दिया है, हैंस मोलिस्क। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके जेआरएफ 2019 का। ठीक है, टर्म पूछा गया था कि एलिलोपैथी टर्म जो है वो किसने दिया था, तो याद रखना है किसने दी थी, हैंस मोलिस्क ने। अब कैसे इन्होंने टर्म दी, तो जिस तरीके से जेंथ्रो टुल को फादर ऑफ टिलेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सीड ड्रोन कल्टीवेटर और हॉर्स ड्रोन कल्टीवेटर का जिक्र उनकी पुस्तक किसमें किया था, हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री में। ठीक है, तो इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है, प्लांट इंटरफेयर। प्लांट इंटरफेयर, या फिर इसको याद रखो तो ठीक है, वरना आपको याद रखना है कि हैंस मोलिस ने कौन सा टर्म दिया था, एलिलोपैथी। अब बात आती है कि एलिलोपैथी होता क्या है। एलिलोपैथी अगर हम वर्ड की बात करें तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए आपने यहां पर ग्रो कर रखा है कॉटन। ठीक है, अब कॉटन की रूट से मैंने आपको बताया था क्या रिलीज होता है, स्ट्राइगोल। स्ट्राइगोल किसको जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करता है किसको, स्ट्राइगा को। स्ट्राइगा जर्मिनेट हो जाता है लेकिन इससे फीडिंग नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो स्ट्राइगा का क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये चीज समझ में आई आप लोगों को। मान लीजिए कि कोई क्रॉप प्लांट है, जैसे कि पार्थिनियम स्टेरोफेरस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांग्रेस ग्रास। इस कांग्रेस ग्रास की रूट से जो है कुछ केमिकल रिलीज होता है, जो केमिकल क्या करता है, जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। किसके जर्मिनेशन को, क्रॉप प्लांट के जर्मिनेशन को। किसके जर्मिनेशन को, क्रॉप प्लांट के जर्मिनेशन को। कहने का मतलब आप समझना कि कोई भी प्लांट हो, हम बोल सकते हैं कि कोई भी प्लांट या तो उसके द्वारा, एक और ऑप्शन में लिख सकता हूं, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कोई ए प्लांट है, वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है और ये केमिकल जो है इसी प्लांट के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तीन कंडीशन हमने देखा कि कोई प्लांट जो है कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, केमिकल्स रिलीज होकर उसी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला केस। सेकंड केस क्या है कि हमने किसी क्रॉप प्लांट के बारे में बात किया, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, रिलीज करके किसी पर्टिकुलर वीड स्पीसीज जर्मिनेशन को बढ़ावा देता है, लेकिन बाद में उसके किलिंग के लिए भी क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। थर्ड हमने देखा कि कोई पर्टिकुलर वीड है, वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, वो केमिकल्स क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर क्रॉप के जनरेशन को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। या मान लीजिए कुछ केमिकल्स जो हैं वो रिलीज होंगे और किसी पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट के लिए जो है वो बेनिफिशियल का काम करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें लेग्यूम्स की, तो लेग्यूम्स की रूट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कुछ पॉलीसेकेराइड्स रिलीज होते हैं, एक फ्लेवेनोइड होता है और एक ल्यूपेनोइड होता है, जो किसके लिए एनर्जी सोर्स का काम करते हैं, राइजोबियम के लिए। मतलब इन्होंने जो केमिकल्स रिलीज किए हैं लेग्यूम्स ने, वो किसके लिए बेनिफिशियल है, राइजोबियम के लिए। राइजोबियम के लिए बेनिफिशियल है और साथ ही साथ क्रॉप प्लांट के लिए भी क्या है, बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है, अगर वो केमिकल रिलीज होंगे, राइजोबियम आएगा, इन्फेक्ट करेगा तो इसके अंदर बैक्टीरियोइड सेल्स बनेगी, बैक्टीरियोइड सेल्स बनेगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो इसको जो हम एक्स्ट्रा डोज नाइट्रोजन का दे रहे थे, रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन दे रहे थे, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रॉप प्लांट के लिए क्या किया है, बेनिफिट किया है। या फिर हो सकता है जब हम किसी लेग्यूम को लगाएंगे तो इनके रेजिड्यूज जो है, इनका डिकम्पोजिशन इजी होता है। रीजन क्या है, इनका सीएन रेशियो क्या होता है, नैरो सीएन रेशियो होता है, यानी कई तरीके से बेनिफिट कर रहे हैं। तो एलिलोपैथी के अंदर क्या किया जाता है कि एलिलोपैथी के अंदर इनहिबिटरी और बेनिफिशियल, या बेनिफिशियल को हम बोल सकते हैं स्टिमुलेटरी। एलिलोपैथी के डेफिनेशन में कहा गया है कि एलिलोपैथी स्टडी ऑफ इनहिबिटरी एंड स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ वन प्लांट ऑन अनदर और देम सेल्वेज, यानी किसी पौधे के द्वारा रिलीज किए गए जो केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स का या तो उसके ऊपर या दूसरे प्लांट के ऊपर कौन सा इफेक्ट, इनहिबिटरी भी हो सकता है और स्टिमुलेटरी भी इफेक्ट हो सकता है। हो सकता है वो प्लांट ना अगर कोई ऑर्गेनिज्म हो तो उसके ऊपर जो भी इनहिबिटरी या स्टिमुलेटरी इफेक्ट होते हैं उसका स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी। यहां पर एक वर्ड आपको मैंने लिखाया एलिलोपैथी, एलोज यानी
ईच अदर। पैथोज यानी सफरिंग फ्रॉम, हो सकता है ये सफरिंग फ्रॉम जो है हमारे लिए बेनिफिशियल हो, यानी स्टिमुलेटरी इफेक्ट कॉज कर रहा हो सकता है ये सफरिंग फ्रॉम क्या हो, इनिबिटरी हो, किसके द्वारा, ईच अदर। ईच अदर मैंने कहा कि कोऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं, वन फॉर ईच और ईच फॉर वन, यानी हो सकता है पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट के द्वारा रिलीज किए जाने वाले केमिकल्स उसके लिए बेनिफिट का काम भी कर सकते हैं या उसके लिए इनिबिटरी का काम भी कर सकते हैं, या उसके द्वारा रिलीज किए गए केमिकल्स जो है किसी दूसरे प्लांट के लिए, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए स्टिमुलेटरी इफेक्ट भी कॉज कर सकते हैं और इनिबिटरी इफेक्ट भी कॉज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी कहा जाता है। ये चीज क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशन जो है आप लोगों से पूछी जा सकती है, याद रखना है, इनिबिटरी और stimulatory effect of chemicals that is released by a plant into external environment. Inhibitory or stimulatory effect of chemicals that is released by a plant into external environment on living organism or another crop plant. एक बार डेफिनेशन को ध्यान से समझना, इनिबिटरी और स्टिमुलेटरी समझ गए, इनिबिटरी यानी उसकी ग्रोथ को उसने कम किया है, स्टिमुलेटरी उसकी ग्रोथ को बढ़ाया है। इफेक्ट ऑफ किसका, केमिकल्स, कुछ केमिकल्स का, कौन से केमिकल्स है, दैट इज रिलीज बाय, किसने रिलीज किया है, एक प्लांट ने, कहां पर, इनटू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाहर की ओर, ठीक है, ऑन किसके ऊपर ये कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर अनदर क्रॉप प्लांट के ऊपर। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एलिलोपैथी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, एलिलोपैथी। एक डेफिनेशन ये है, और एक डेफिनेशन में एलिलोपैथी के अंदर ये लिखा हुआ है कि इट इज द इनहिबिटरी इफेक्ट। यहां पर जो है वो स्टिमुलेटरी नहीं दिया गया है, केवल क्या दिया गया है, इनहिबिटरी इफेक्ट, ठीक है। और पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है वो सेम है, ठीक है। इसे भी क्या बोला गया है आपका, एलिलोपैथी। क्या कहा गया है, एलिलोपैथी। लेकिन यहां पर एलिलोपैथी को हम दो तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट वन, पॉजिटिव एलिलोपैथी। क्या है, पॉजिटिव एलिलोपैथी। सेकंड हो जाएगा आपका नेगेटिव एलिलोपैथी। पॉजिटिव और नेगेटिव एलिलोपैथी में क्या डिफरेंस हुआ, कोई बताएगा मुझे, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस हुआ। देखो, जो केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं वो केमिकल्स अगर मान लीजिए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अगर मान लीजिए प्रमोट करेगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, पॉजिटिव, और ग्रोथ को इनहिबिट करेगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव एलिलोपैथी। यहां तक क्लियर है। एक बार चलो इसको हम क्लासिफिकेशन में समझते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट जो है यहां पर निकल के आता है, जिस तरीके से हम ऑर्गेनिक मैटर के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर दो चीजें होती है, एक ह्यूमिक सबस्टांसेस होते हैं और एक नॉन ह्यूमिक सबस्टांसेस होते हैं। ह्यूमिक सबस्टांसेस के अंदर हमने तीन चीजों के बारे में बात किया था, फ्लूविक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन, यही था। ह्यूमिन क्या होता है, इनसोल्यूबल बोथ एसिड एंड एल्कली, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिन कहा जाता है। हम अकेले हैं, यानी ये केवल किस में होगा, एल्कली में, जबकि आपका फ्लूविक जो है वो दोनों के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है। नॉन ह्यूमिक सबस्टांसेस के अंदर उस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, जो भी है, वो सारी चीजें क्या होती है आपकी, नॉन ह्यूमिक सबस्टांसेस। अगर किसी ने कोटा के अंदर फार्म मैनेजर का जो अभी एग्जाम हुआ था जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस की केवल एक सीट थी, टोटल 3 सीटें थी, उनका जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि प्रोटीन जो है कौन सा है आपका, ह्यूमिक सबस्टांस, एक पूछा गया था नॉन ह्यूमिक सबस्टांस है, ह्यूमिन है या ह्यूमिक है या फिर फ्लूविक एसिड है, तो कौन सा आएगा आपका, नॉन ह्यूमिक सबस्टांसेस आएगा। ये चीज क्लियर है। यहां पर एक टर्म आता है कि जो ये केमिकल्स रिलीज किए जा रहे हैं, यानी एलिलोपैथी के अंदर, एलिलोपैथी में जो केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल्स की नेचर की अगर हम बात करें, केमिकल्स नेचर की अगर हम बात करते हैं तो आपने मेटाबोलाइट्स का नाम सुना होगा, और मेटाबोलाइट्स के अंदर ये किस नेचर के होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर जो है हम वर्ड यूज करते हैं, हो सकते हैं ये एरोमेटिक हो सकते हैं ये एलिफेटिक हो सकते हैं ये मॉर्फिन हो सकते हैं ये एल्केलॉइड हो
ये सारे के सारे टर्पीन हो, ये सब क्या कहलाते हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या कहलाते हैं? सेकेंड। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो भी है वो सब क्या है आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर एरोमेटिक, एलिफेटिक, मॉर्फिन, एल्केलॉइड। आपने मॉर्फिन का नाम सुना होगा, एल्केलॉइड का नाम सुना होगा, टर्पीन का नाम सुना होगा, कैफीन का नाम सुना होगा। ये सब किस नेचर के होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एलिलोपैथी के अंदर जो एलिलोकेमिकल्स होते हैं क्या होते हैं? एलिलोकेमिकल्स होते हैं, या जो केमिकल्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? किस नेचर के होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन नेचर होते हैं। ये चीज क्लियर रहेगा। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जहां से अधिकतर कंफ्यूजन होता है, टाइप्स ऑफ एलिलोपैथी। क्या है? टाइप्स ऑफ एलिलोपैथी। टाइप्स ऑफ एलिलोपैथी के अंदर मैं दो टाइप्स आपको पहले बताता हूं, कुछ ग्रुपिज्म करके इनके अंदर हम बात करेंगे। फर्स्ट हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक। क्या हो जाएगा? इंटर स्पेसिफिक। और सेकंड इसके अंदर हो जाएगा इंट्रा स्पेसिफिक, या इसे हम बोलते हैं एलोटॉक्सी, या इसे कहा जाता है टीलोटॉक्सी, इसे कहा जाता है ऑटोटॉक्सी। आप इन वर्ड से क्या समझ रहे हैं? जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं इंट्रा स्पेसिफिक या ऑटोटॉक्सी, इसका मतलब क्या है? इंट्राटॉक्सी, इंट्रा स्पेसिफिक या ऑटोटॉक्सी, इसका मतलब क्या है? इंट्रा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक लग रहा है तो यानी एक पर्टिकुलर, यानी एक पर्टिकुलर स्पीसीज, यानी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म किसी केमिकल्स को रिलीज करते हैं, उनका हार्मफुल या बेनिफिशियल इफेक्ट केवल उसी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स पे होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक। और इंट्रा के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? ऑटो। क्लियर है? तो यहां पर जो है इंट्रा स्पेसिफिक में केवल किसकी बात की जाती है? ओनली वन स्पीसीज की। किसकी बात की जाती है? केवल ओनली वन स्पीसीज की। जबकि एक वर्ड है आपका इंटर स्पेसिफिक। क्या है? इंटर स्पेसिफिक, या इसको हम क्या बोलते हैं? एलोटॉक्सी, या क्या कहा जाता है? टीलोटॉक्सी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इंटर स्पेसिफिक यानी बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। किसके बीच में? डिफरेंट स्पीसीज के बीच में। जैसे कि अगर मैं कहूं कि पार्थिनियम स्टेरोपेरेस ने कुछ केमिकल्स रिलीज किए हैं और उनका इफेक्ट केवल उसी के ऊपर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक या फिर ऑटोटॉक्सी। टीलोटॉक्सी का मतलब क्या है? जैसे पार्थिनियम में कुछ केमिकल्स रिलीज किए हैं लेकिन ये वीट की जर्मिनेशन को क्या कर रहे हैं? इनहिबिट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? एलोटॉक्सी या टीलोटॉक्सी, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक का। जहां दो स्पीसीज की बात आएगी वो क्या है आपका? इंटर स्पेसिफिक। जहां एक स्पीसीज की बात आएगी वो क्या है आपका? इंट्रा। और इंट्रा को ही हम क्या बोलते हैं? ऑटो। ये चीज याद रहेगी। इसके बाद में सेकंड आता है आपका एलिलोपैथी का क्लासिफिकेशन। एलिलोपैथी, एलिलोपैथी को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक पॉजिटिव एलिलोपैथी होता है और एक नेगेटिव एलिलोपैथी। पॉजिटिव एलिलोपैथी और एक क्या होता है आपका? नेगेटिव एलिलोपैथी। जनरली जो भी एलिलोपैथी होती है वो किस नेचर का होता है आपके? नेगेटिव। सॉरी, एक बार और इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन। पॉजिटिव एलिलोपैथी, जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि एलिलोपैथी मेनली जो है वो किस नेचर का होता है, तो ये क्या कोज करता है? इनहिबिटरी एक्शन है। क्या है? ये केवल इनहिबिटरी एक्शन है। जनरली क्या है ये आपका? इनहिबिटरी एक्शन है, लेकिन कई एक्सेप्शंस में ये जो है स्टिमुलेटरी का भी काम करता है। लेकिन जनरली हम क्या देखते हैं इसको? इनहिबिटरी एक्शन, यानी कहीं ना कहीं ग्रोथ को क्या करता है? इनहिबिट करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एलिलोपैथी कहा जाता है। ये चीज क्लियर है? अब यहां पर दो वर्ड है, पॉजिटिव एलिलोपैथी और एक है आपका नेगेटिव एलिलोपैथी। पॉजिटिव एलिलोपैथी का मतलब क्या है कि यदि कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं और वो इनहिबिटरी एक्शन कोज करेंगे तो वो तो क्या है आपका? पॉजिटिव एलिलोपैथी है। लेकिन कुछ केमिकल्स रिलीज हुए हैं, उन्होंने जो है इनहिबिटरी इफेक्ट कोज ना कर बेनिफिशियल इफेक्ट कोज किया है, तो क्या कहलाएगा? नेगेटिव एलिलोपैथी। यानी जो काम उनका है अगर वही करते रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और उसके विपरीत अगर काम किया तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एलिलोपैथी। याद रखना है एलिलोपैथी का मेन काम क्या है आपका? इनहिबिटरी एक्शन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एलिलोपैथी का मतलब क्या है, अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो उसके अंदर दोनों चीजें आएंगी, और एक पर्टिकुलर टर्म अगर आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द मीन बाय द एलिलोपैथी, यानी इनहिबिटरी एक्शन ऑन प्लांट का खुद के ऊपर या फिर दूसरी चीजों के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिलोपैथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिलोपैथी कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद में पॉजिटिव एलिलोपैथी, तो पॉजिटिव एलिलोपैथी के अंदर हम लिख सकते हैं
केमिकल क्या होंगे, इनहिबिटरी एक्शन कोज करेंगे। क्या करेंगे, इनहिबिटरी एक्शन कोज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एलिलोपैथी। और नेगेटिव एलिलोपैथी के अंदर क्या होता है, केमिकल्स जो है वो क्या कोज करते हैं, आपके केमिकल्स जो है वो कौन सा इफेक्ट कोज करते हैं, पॉजिटिव, या फिर हम बोल सकते हैं स्टिमुलेटरी इफेक्ट, स्टिमुलेटरी इफेक्ट। देखो एलिलोपैथी का मतलब क्या है, यहां पर लिखा हुआ है इनहिबिटरी एक्शन। क्या है, इनहिबिटरी एक्शन। कोई केमिकल रिलीज हुआ है और उसने इनहिबिटरी एक्शन ही किया है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में काम किया है। लेकिन इसके विपरीत अगर काम करेगा, यानी स्टिमुलेटिंग का काम करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव एलिलोपैथी। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में एलिलोपैथी का एक और क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, एलिलोपैथी। एक होता है कॉन्क्यूरेंट, कॉन्क्यूरेंट, या इसे हम बोलते हैं लाइव एलिलोपैथी, या इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एलिलोपैथी, डायरेक्ट एलिलोपैथी। एक होता है आपका फंक्शनल एलिलोपैथी। क्या होता है, फंक्शनल एलिलोपैथी। कॉन्करेंट, लाइव और डायरेक्ट एलिलोपैथी की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, जिस तरीके से आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं काउपी। क्या बोलते हैं, काउपी। और आपने पहले भी पूछा है कि सर काउपी जो होता है इसको हम बोलते हैं स्मूदरिंग क्रॉप। क्या कहा जाता है, स्मूदर क्रॉप कहा जाता है। स्मूदर क्रॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी फोलियज जो है वो क्या होती है, ब्रॉड फोलियज होती है, यानी पत्तियां कैसी होती है, चौड़ी होती है। ठीक है, मान लीजिए किसी सोइल सरफेस के ऊपर आपका क्या है, काउपी है, तो काउपी क्या कवर करके रखेगा, आपके सोइल को कवर करके रखेगा। और सोइल को कवर करके रखेगा तो यहां पर मान लीजिए कोई वीड का सीड है, तो यहां पर डायरेक्ट सनलाइट का कांटेक्ट यहां पर नहीं हो पाएगा। इस केस के अंदर जो है आपका वीड जो है, सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा या फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या हो जाता है, किल हो जाता है। तो आपने सुना होगा कि जहां पर वीड का इन्फेस्टेशन ज्यादा होता है वहां पर हमें क्या ग्रो करना चाहिए, काउपी जो है हमें ग्रो करना चाहिए। ये चीज क्लियर है। और उस काउपी को हम क्या बोलते हैं, स्मूदर क्रॉप बोलते हैं, जो आपके सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन करने का काम करती है, वीड की जड़ को या वीड की ग्रोथ को कम करती है। ये चीज क्लियर है। तो यहां पर फील्ड कंडीशन के अंदर वीड के ऊपर क्या हो रहा है, इनहिबिटरी एक्शन कॉज हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, काउपी की वजह से। और काउपी एक लाइव कंडीशन के अंदर, एक लिविंग कंडीशन के अंदर है, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, लाइव एलिलोपैथी। डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एलिलोपैथी, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्यूरेंट एलिलोपैथी कहा जाता है। क्लियर है। इफेक्ट ऑफ काउपी ऑन ग्रोथ ऑफ वीड इज नोन एज, क्या कहा जाएगा उसको, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, लाइव भी बोल सकते हैं, और कॉन्क्यूरेंट भी बोल सकते हैं। वापस समझना कि फील्ड कंडीशन के अंदर कोई प्लांट आपने ग्रो कर रखा है, फील्ड कंडीशन के अंदर अगर मान लीजिए किसी वीड की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइव प्लांट बोलेंगे। यानी कौन सी एलिलोपैथी बोलेंगे, लाइव एलिलोपैथी। डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एलिलोपैथी। और या फिर हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्क्यूरेंट एलिलोपैथी बोल सकते हैं। ये चीज क्लियर है। मान लीजिए इस काउपी को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद इसके जो स्टेबल्स हैं या जो इसके अवशेष हैं वो सोइल में होते हैं। और सोइल में मान लीजिए पहले तो ये किस फॉर्म में थे, पॉजिटिव थे, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, हार्मफुल कंडीशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यानी पहले जब रिलीज किया तो किस फॉर्म में थे, पॉजिटिव, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया और उसमें किस में कन्वर्ट कर दिया, आपके नेगेटिव में। तो यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कुछ ना कुछ फंक्शन किया है, और इस एलिलोपैथी को हम बोलते हैं फंक्शनल एलिलोपैथी। दो एलिलोपैथी और है जो आपको ध्यान रखना है। एक है आपका कौन सी, फंक्शनल एलिलोपैथी, और सेकंड है आपकी कॉन्क्यूरेंट, लाइव या डायरेक्ट एलिलोपैथी। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, इफेक्ट ऑफ लाइव प्लांट ऑन वीड ग्रोथ। ठीक है, और इफेक्ट कौन सा होगा यहां पर, इनहिबिटरी। कौन सा है, इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ लाइव प्लांट ऑन वीड ग्रोथ। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्यूरेंट, लाइव या डायरेक्ट एलिलोपैथी के नाम से जाना जाता है। फिर आपका फंक्शनल एलिलोपैथी। फंक्शनल एलिलोपैथी का मतलब क्या होता है, नॉन हार्मफुल सबस्टांसेस को जो है, नॉन हार्मफुल सबस्टांसेस को जो है किसमें, हार्मफुल सबस्टांसेस में। कौन कन्वर्ट करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी। कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी। तो इस प्रकार की एलिलोपैथी को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल एलिलोपैथी कहा जाता है। एक और बार हम एलिलोपैथी को समझते हैं, उसके बाद आपको लिखना है। देखिए एलिलोपैथी की बात करें, किसने टर्म दिया है, हेंस मोलिस ने। कब दी थी, 1937 में। एक चीज और याद रखना है, 1937 के अंदर।
ठीक है। और इसके द्वारा जो बुक लिखा गया था इफेक्ट ऑफ प्लांट ऑन ईच अदर है, इफेक्ट ऑफ प्लांट ऑन ईच अदर, इफेक्ट ऑफ प्लांट ऑन ईच अदर है, ठीक है। एलिलोपैथी जो है वो दो टर्म से मिलकर बना है, एलोज एंड पैथोज। एलोज का मतलब क्या होता है, ईच अदर, पैथोज का मतलब क्या होता है, सफरिंग फ्रॉम। इनिबिटरी और स्टिमुलेटरी इफेक्ट, अगर डेफिनेशन में दोनों टर्म दिया है तो हमें क्या राइट करना है, ये वाला करना है। और पर्टिकुलर पूछा जाए कि एलिलोपैथी का मतलब क्या होता है, तो इनिबिटरी इफेक्ट ऑफ वन प्लांट स्पीसीज दैट इज किसके द्वारा, केमिकल्स रिलीज्ड बाय इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक। इसके बाद आता है एलिलोपैथी की बात करते हैं तो जो केमिकल्स की नेचर है वो किस नेचर के होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, टाइप्स ऑफ एलिलोपैथी के अंदर इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा का मतलब क्या है, पर्टिकुलर स्पीसीज, इंट्रा को ही हम क्या बोलते हैं, ओटो। इंटर स्पेसिफिक यानी दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, दो डिफरेंट आ गया यानी एलो वर्ड आ जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, टीलो टॉक्सिक आ जाता है, ठीक है। या फिर इसको हम बोलते हैं एलो एलिलोपैथी, क्या बोला जाता है, एलो एलिलोपैथी और एलो एलिलोपैथी, और इसे कहा जाता है ऑटो एलिलोपैथी। एलिलोपैथी तो हम यूज कर ही रहे हैं, इसके आगे केवल क्या लगा रहे हैं, ऑटो। यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, एलो। एलो का मतलब होता है दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, एलो बोला जाता है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एलिलोपैथी का अगला, पॉजिटिव एलिलोपैथी और नेगेटिव एलिलोपैथी। जनरली एलिलोपैथी हम क्या कंसीडर करते हैं, इनिबिटरी। कोई केमिकल रिलीज किया गया है, उस केमिकल का यदि कौन सा एक्शन है, इनिबिटरी एक्शन है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एलिलोपैथी। नेगेटिव एलिलोपैथी का मतलब क्या है, कोई केमिकल आपने रिलीज किया है और स्टिमुलेटरी इफेक्ट हुआ है। एग्जांपल में हम लिख सकते हैं लेग्यूम के द्वारा जो केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं, केमिकल्स जो होते हैं जैसे कि फ्लेवेनोइड एंड ल्यूपेनोइड, किसका काम करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। किसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं, राइजोबियम। और राइजोबियम क्या करता है, फिर बीएनएफ करता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और बीएनएफ क्या है हमारे लिए, एक स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मींस इस प्रकार की एलिलोपैथी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एलिलोपैथी कहा जाता है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में सेकंड हो गया आपका एलिलो कॉन्करेंट लाइव या डायरेक्ट एलिलोपैथी। फील्ड कंडीशन के अंदर कोई प्रो प्लांट कुछ केमिकल्स को रिलीज कर रहा है और उसके द्वारा रिलीज किए जाने वाले केमिकल्स का क्या हो, उस वीड के ऊपर या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो हार्मफुल नेचर का है, तो उसको इनहिबिट करना क्या कहलाता है, कॉन्करेंट लाइव या डायरेक्ट एलिलोपैथी। फंक्शनल एलिलोपैथी का मतलब क्या है कि फील्ड के अंदर तो नॉन हार्मफुल जो है केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज हुए थे, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, उन्होंने एक्टिविटी किया और किसमें कन्वर्ट कर दिया, हार्मफुल के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल एलिलोपैथी। संभावना जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाने की, वो एलिलोपैथी के टाइप से हो सकती है, किसने इस टर्म को दिया है, इसका मतलब क्या होता है, किस साइंटिस्ट ने ये टर्म दिया है, कौन सी उन्होंने बुक लिखा है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बुक का नाम लिख लीजिए, इफेक्ट ऑफ प्लांट ऑन ईच अदर। एलिलोपैथी ग्रीक वर्ड है, टर्म जो है हेंस स्मॉलिस्क ने दिया है 1937 में, और इन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है इफेक्ट ऑफ प्लांट ऑन ईच अदर, इफेक्ट ऑफ प्लांट ऑन ईच अदर। कॉन्करेंट में केमिकल का यूज नहीं हुआ है भाई, केमिकल का यूज नहीं हो सकता है, या फिर मान लीजिए अपनी किसी एक्टिविटी के माध्यम से किसी भी तरीके से जो है वो अगर केमिकल रिलीज करके भी अगर कर रहा है लिविंग कंडीशन के अंदर, लिविंग कंडीशन के अंदर, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, लिविंग एलिलोपैथी या फिर कॉन्करेंट एलिलोपैथी या डायरेक्ट एलिलोपैथी के नाम से जाना जाता है। Inhibitory or stimulatory effect of chemicals that is released by a plant into external environment on living organism or another crop plant, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी कहा जाता है। एलिलोपैथी का मेन जो पर्पस है, मेनली जो इसको कंसीडर किया जाता है, वो क्या होता है, केवल एक इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। एलिलोपैथी केमिकल नेचर जो है किस नेचर का होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है किस नेचर के होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हो सकता है एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एलिफेटिक हो सकते हैं, आपके मॉर्फिन हो सकता है, एल्केलॉइड हो सकता है, टर्पीन हो सकता है, ठीक है। लिखिए इसको, आपने एनिडेशन वर्ड सुना है, एनिडेशन, एनिडेशन का वर्ड नहीं सुना, चलिए
लिखेंगे उसको भी। आप साथ के साथ जो है ये जो छोटी मोटी बुक हैं जैसे मार्केट में सुंडा या कात्यायन है, इनको भी साथ में पढ़ो। इससे क्या है, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपका। ठीक है, जैसे मान लो अपन ने इरिगेशन पढ़ लिया, तो इरिगेशन पढ़ने के बाद सुंडा को आप पढ़ो। सुंडा के अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, हो सकता है एक दो लाइन बहुत रेयरेस्ट एंड रेयरेस्ट केस में आपको अलग मिलेगी। ठीक है, लेकिन उससे एक आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार अपन को कुछ आता है। ठीक है, जैसे वीड अपन ने यहाँ से पढ़ लिया, तो इसके बाद आप सुंडा में से वीड को पढ़ना। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से क्लियर चीजें हैं तो आपको उसको पढ़ने में मजा आएगा, चीजें याद जल्दी हो जाएगी, है ना। और जब कोई किताब अपन को अच्छे से याद आती है तो उसको पीजी में होता क्या है, सब कॉन्फिडेंस का खेल है। ठीक है, अपन को सारी चीजें आती है, टेस्ट में भी अपने अच्छे मार्क्स आए, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि जो अच्छा बंदा होता है या बंदी होती है जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, फिर भी उनका रिजल्ट सही नहीं आता है। उसका रीजन क्या होता है कि पेपर के अंदर जब वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस लेवल से या फिर इस चीज से परेशान हो जाते हैं कि यार हमने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो 2 या 3 दिन पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई अप होना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो चीज आपको अच्छे से आती है उसको आप, जैसे सुंडा है बहुत छोटी सी किताब है ना, पैथोलॉजी भी पढ़ रहे हो तो 1 या 2 टॉपिक रोजाना के पढ़ते हो। आप देखो सर ने आज क्या पढ़ाया है पैथोलॉजी में, जैसे राइस की डिजीज पढ़ाई है, तो राइस की डिजीज को सुंडा में से पढ़ो सर के पढ़ाने के बाद, तो आपको पता लगेगा रिचमैन डिजीज क्या है, पुअरमैन डिजीज क्या है। तो वहां पर ऐसे सिंपल लाइन में लिखा हुआ है, वो पेज आपको अगर याद हो गया हो तो आप वापस जब देखोगे यार इसमें तो मेरे को केवल 1 लाइन नहीं आती है, ऐसा क्या होगा कि पूरा पैथोलॉजी जब खत्म हो जाएगा तो सुंडा के अंदर 10 लाइनें होंगी जो आपको नहीं आएंगी और बाकी पूरी वो बुक आएगी। तो उससे क्या है, कॉन्फिडेंस आपको आएगा। जब लास्ट टाइम पे आप उस बुक को पढ़ोगे ना तो लगेगा कि नहीं यार, जैसे मैं आपसे कहूं कि हैवी सोइल जो है किस टाइप की सोइल को कहा जाता है, हैवी सोइल, क्ले सोइल, मतलब कितनी जल्दी आपने आंसर बताया अभी, मतलब इससे क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। इसी तरीके से उस बुक के अंदर आपके साथ कोरिलेशन मिलेगा आप लोगों को। लिख लिया ये टाइप्स ऑफ एलिलोपैथी, इंटर स्पेसिफिक एलोटॉक्सी और टीलोटॉक्सी या एलो एलिलोपैथी बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। ये चीजें समझ में आ रही है शॉर्ट, या फिर इनको लेंथ में समझाएं? ठीक है, चलिए। पुराने पेपर्स के लिए आप पीजी के पेपर्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आरपीएससी के अंदर जो है एओ के पेपर आप डाउनलोड कर लो। इवन एआरओ एग्रोनॉमी, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके एआरओ तक, डबल एआरओ तक के पेपर आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। जैसे आपने आज एलिलोपैथी पढ़ा या फिर वीड मैनेजमेंट अपने चल रहा है, 5 साल के पेपर निकालो, उसके अंदर वीड का क्वेश्चन कौन कौन सा है ये तो पता लग ही जाएगा, उनको टिक आउट कर लो, आगे लिख दो वीड। ठीक है, जैसे ही पूरा वीड खत्म होता है उसके बाद उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करो कि कितने क्वेश्चन जो है सोल्व हो रहे हैं। अगर सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो मतलब अपन ने अच्छे से पढ़ा है। कोई क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, किस कारण से नहीं हुआ है, उसका जो भी आपके कंसर्न टीचर है उनसे आप पूछो। टाइप्स ऑफ एलिलोपैथी, इंटरस्पेसिफिक एलोटॉक्सी, टीलोटॉक्सी बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, एलो एलिलोपैथी, इंट्रा स्पेसिफिक या ऑटोटॉक्सी, ऑटो एलिलोपैथी। ठीक है, ओनली वन स्पीसीज के ऊपर। हाँ, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का वापस बता देंगे विक्रम। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो टर्म जो है वो किसने दिया था, भूल गए? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो है वो टर्म किसने दिया था, बोलो, सही बता रहे हो? विल्ले ने दिया था, विल्ले, है ना। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो के अंदर जो है जो इल्ड हम यूज करते हैं वो इल्ड इकोनॉमिक इल्ड होती है, बायोलॉजिकल इल्ड होती है? वो इकोनॉमिक इल्ड होती है, बायोलॉजिकल इल्ड होती है? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो के अंदर जो है इल्ड जो हम लेते हैं इकोनॉमिक इल्ड होती है, एक रिलेटिव इल्ड टोटल होता है जिसके अंदर बायोलॉजिकल इल्ड यूज। कोई ना पढ़ना, इसको रिवाइज करना। जैसे संडे को पेपर है तो आज से आप एक एक टॉपिक को भी अगर पढ़ते हो रोजाना का, ठीक है भाई, अधिकतर चीजें तो आपको याद आती है, मतलब याद है ही सही। क्यों मनीष कुमार, नहीं है? चलिए भाटी जी, लिखिए यहां तक, लिखो, पीछे लिखिए। एलिलोपैथी, पॉजिटिव एलिलोपैथी और नेगेटिव एलिलोपैथी। पॉजिटिव एलिलोपैथी के अंदर केमिकल्स जो है वो कौन सा एक्शन कोज करेंगे, इनहिबिटरी एक्शन। और नेगेटिव एलिलोपैथी के अंदर केमिकल्स कौन सा, स्टिमुलेटरी इफेक्ट। ठीक है, जैसे लेग्यूम की अगर हम बात करें, लेग्यूम केमिकल्स रिलीज करती है, फ्लेवोनॉइड और ल्यूपेनॉइड, जिनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड्स कहा जाता है। सोर्स ऑफ एनर्जी किसके लिए, राइजोबियम के। राइजोबियम क्या करेगा, बी इनहिबिट, यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। यानी यहां पर कौन सा इफेक्ट हुआ, स्टिमुलेटरी इफेक्ट हुआ। और ये किस नेचर का हो गया, हमारे
नेगेटिव एलिलोपैथी। ठीक है, क्रोफिड कंपटीशन और एक हमारा जो है डोरमेंसी या लॉन्गेविटी वाला और पार्ट बाकी है, उसके बाद हम इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में उसके अंदर हर्बिसाइड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, सेलेक्टिविटी वगैरह, और फिर इस चैप्टर को भी क्लोज करते हैं। फरवरी नहीं, अपन जनवरी लास्ट हो जाएगा, 8-10 दिन के अंदर ये क्लासेस खत्म कर देंगे, या फिर फरवरी फर्स्ट वीक हो सकता है, मे बी पॉसिबल। कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह अपन और देख लेंगे। आप लोग अब तैयारी कीजिए अच्छे से ना, लगभग कोर्स हर सब्जेक्ट के अंदर कवर हो गया होगा, तो सारा जो सर ने पढ़ाया उसको आप साथ में रखो, और भी आपके पास कोई छोटा मोटा मटेरियल हो जिससे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उस चीज़ को भी अपने पास रखो। एक बार अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ो, चैप्टर पढ़ने के बाद 3-4 साल के पेपर निकाल लो। जैसे वीड मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो उस पेपर के अंदर वीड के कितने क्वेश्चन आए हैं, एक पेपर के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं मैक्स टू मैक्स, या 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा, है ना। टोटल 5 साल के पेपर है तो आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा, यही होगा। अलग अलग हो सकता है, पीजी के 5 साल के, या फिर डबलयू के 2-3 साल के पुराने पेपर, 15 का देख लो, 18 का देख लो, 19 वाली वैकेंसी का, 22 वाली का देख लो। ठीक है, टीलेज पढ़ रहे हो तो टीलेज का एक बार जो पढ़ा है वो, और भी आपके पास कोई सोर्सेज हो सकता है और अच्छे हो, उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन सोल्व करो कि सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तब तो ठीक है, ठीक है, नहीं हो रहे हैं तब थोड़ी सी दुविधा है ना। लिख लिया, चलो एक को लिख लो। कॉन्करेंट, लाइव या डायरेक्ट एलिलोपैथी, इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ लाइव प्लांट ऑन वीट ग्रोथ। फंक्शनल एलिलोपैथी के अंदर क्या होता है, नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस को जो है किसमें कन्वर्ट किया जाता है, हार्मफुल सब्सटेंस। कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी। तो इस प्रकार के एलिलोपैथी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल एलिलोपैथी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी दैट कन्वर्ट इट ऑन हार्मफुल सब्सटेंसेस, सच टाइप ऑफ एलिलोपैथी नोन एज अ फंक्शनल एलिलोपैथी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पेपर तो है बट उनमें कोई दिक्कत नहीं, अगर सोल्व किया हुआ है तो एक आइडिया लग जाएगा आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी वाला पोर्शन अपन कल क्लास में पढ़ेंगे।